पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों रायपुर दौरे पर हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका ये दौरा काफी अहम है। संघ की समन्वय समिति की बैठक में दूसरे दिन देश भर के 15 आरएसएस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 9 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। रायपुर में भागवत की मौजूदगी और संघ बीजेपी के मंथन पर सियासी बयानों की आंधी भी चल पड़ी है। आरएसएस का बैठक लगातार रायपुर में हो रहा है। इस गोपनीय में छत्तीसगढ़ का जनता ऐसा लोगों को ये गोपनीय मीटिंग करने वाला को सबक सिखाएंगे। उनको डर है कि वो यहाँ के किला को तोड़ नहीं सकते, इसलिए मोहन भागवत को, चाहे मोहन भागवत आ जाए, चाहे नड्डा आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, छत्तीसगढ़ के जनता हिलने वाले नहीं है। एक और प्रदेश में संघ की सक्रियता पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भागवत आ जाए, नड्डा आ जाए या फिर मोदी ही आ जाए, भूपेश बघेल का पैर यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। दूसरी तरफ बीजेपी ने काउंटर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बीजेपी ने जमकर तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि टूट रही है कांग्रेस और जोड़ रहे हैं भारत। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने की नसीहत तक दे डाली। अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो, अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए, और देश को तोड़ने का बाद अभी बोल रहे हैं हम भारत को जोड़ने के लिए बाहर आ गया हूँ, और कहाँ आया है? वही भारत जो जुड़ा हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी तत्काल जवाब दिया है। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस की ओर से वहाँ के चुनाव अभियान के प्रभारी थे और बैरंग वहाँ की जनता ने इन्हें लौटाया है, और इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा जी के प्रति ये टिप्पणी ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2018 के बाद बीजेपी के खिसके जनाधार को मजबूत करने आरएसएस की मौन मंत्रणा शुरू हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जनाधार को एक बार फिर जमीन पर बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी। ये मंथन और यात्रा भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन 2023 तक आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला थमेगा ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मुद्दा इस रिपोर्ट के द्वारा आपने समझा होगा। कांग्रेस पार्टी ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक करार दी जाने वाली, देश को जोड़ने वाली भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के ऊपर बीजेपी का आक्रमण, उनके बयान वो भी आपने सुने। पलटवार में क्या नेताओं ने कहा वो भी आपने सुना इस रिपोर्ट में। और दूसरी तरफ जो संघ की एक मौन मंत्रणा रायपुर में शुरू हो चुकी है, जिसके पीछे मूलतः बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और 23-24 की तैयारी, इससे जुड़ी तमाम जिम्मेदारी, इन सब पर बातचीत होगी, चाहे नाम कोई भी हो। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस की तरफ से इस पर तीखे बयान आए। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं। अपने पक्ष और अपनी तरफ से जो बातें की गई उसका सार बताने के लिए राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका। और रजनीश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, सीनियर लीडर हैं और वो भी अपनी शालीनता से बात रखते हैं। नमस्कार रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। पहले आज शुरुआत रजनीश जी से करते हैं। रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, शुरुआत बयान से हुई, भारत जोड़ो की नसीहत मिल रही हैं, और उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की भी बातें आपने सुनी। उनका कहना है कोई किसी भी आप बड़े नेता को बुला लें, यहाँ आप मंत्रणा कर लें, यहाँ से आप उस चेहरे का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे जो यहाँ लीड कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, पार्टी को संभाल रहे हैं। पाठक जी, जिन
बयानों का बात कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो कर रहे हैं जी। यदि हम देखें तो सभी पार्टी का अपना अधिकार है कि देश में वो आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, यात्रा निकालें, लेकिन जो नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें पिछले कई दिनों से जब से यात्रा का प्रारंभ की घोषणा हुई है विभिन्न प्रकार की टिप्पणी आ रही है। अब असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसमें सत्यता है। अब उन चीज़ों को लेके यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि जो विषय बात है उसको, तो छत्तीसगढ़ में यदि उस विषय को कर रहे हैं तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री यदि इनके यात्रा के बारे में कोई पत्रकार महोदय पूछते हैं तो अपनी बात रखते हैं। तो इन्होंने भी रखा है, ठीक है, लेकिन अब इनके रोज के बयान में अब सब देश जानना चाहते हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा से ये क्या उद्देश्य लेकर निकले हैं, क्या चाहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं देश को। और उसी संदर्भ में हेमंत शर्मा बिस्वा जी ने बात रखी है, वो सत्य भी है। 1947 में भारत का टुकड़ा हुआ तो उसी आधार पे हमको आज़ादी मिली है। इसका भी जवाब कांग्रेस को देना ही चाहिए। देश की जनता आज जवाब मांग रही है। और रही बात कि यहाँ जो बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से संघ का अपना अलग कार्य पद्धति है, 100 साल से काम करते आ रही है। और एक ऐसा संगठन जो विश्व में ऐसे अनेक, विश्व का कोई संगठन ऐसा नहीं है कि मैं तिवारी जी से जानना भी चाहूँगा, बड़े विद्वान हैं, कि कौन सा ऐसा संगठन है जो इतने विविध प्रकार के क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में जो काम करती है, सेवा के रूप में काम करती है, और इसमें इतने परेशान क्यों है? क्यों इसको कहते हैं कि कोई आ जाए यहाँ कुछ नहीं हो सकता? क्यों परेशान है? अरे इतना बड़ा जनमत है, आप बहुत घोषणाओं को पूरा कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में आपका वाह 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 हो रहा है, तो क्यों परेशान है? करवाइए ना वाह वाह। 15-16 महीना और है, उसके बाद पता लग जाएगा कितना वाह वाह होगा। तो इसलिए कांग्रेस ये जान रही है कि 4 साल पहले जो झूठे वादे करके प्रदेश में प्रलोभन देके हमने जो बड़ा जनमत लिया था, उनकी पोल खुल चुकी है, जनता देख चुकी है, जान चुकी है, और आने वाले समय में इंतजार करते बैठी है कि कैसे इनको अभी तो 15 साल तक थे बाहर, इस बार अभी आने वाले पता नहीं कितने साल तक रहेंगे। और जो देश में एक चर्चा चल रही है कांग्रेस मुक्त भारत का, 2023 में आप इसको होते देखेंगे। चलिए ठीक है। राजेंद्र तिवारी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, सुन भी रहे हैं आपकी बातों को। राजेंद्र जी, 2 बातों के उत्तर दीजिएगा। ये जो बयानबाजी है इसके मूल में 2 मुद्दे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को कोई घबराहट है जो आरएसएस की गुप्त मंत्रणाएं शुरू हो गई प्रदेश में, जो यहाँ भी आप इस मंच पर अजय जी को सुन रहे हैं वो भी कह रहे हैं? और दूसरा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे बीजेपी को क्या आपत्ति है, या जिस नाम पर आपत्ति है उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि आरएसएस की बैठक हो रही यहाँ पर, हमारे पहुना है, और मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा यहाँ आए हैं वो तो यहाँ की संस्कृति का अवलोकन करें, वो गोठानों में जाएं कि किस तरह से गाय माता की सेवा होती है उसको प्रत्यक्ष देखें, किस तरह से गोबर की खरीदी से एक आम गरीब आदमी लाभान्वित हो रहा है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है गोबर की अभी तक, गौमूत्र भी अब खरीदा जा रहा है। तो उन्होंने आमंत्रण दिया है आदरणीय मोहन भागवत जी को कि वो आएं और देखें, वो ये भी देखें कि किस तरह से हमारे नौनिहाल स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ करके अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में खोली गई है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े संपन्न लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सिफारिश करवा रहे हैं। हालांकि सिफारिश सुनी नहीं जा रही, वहां तो मेरिट के आधार पर चयन होता है। तो उन्होंने आमंत्रण दिया है मोहन भागवत जी को। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जैसे पाकिस्तान की बात हेमंत जी ने वहां सीएम आसाम ने कही थी, ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, और उनकी उस समय की बातों को मैं याद करता हूं तो कैसे आदमी चोला बदलता है और कैसे विचारों से बिल्कुल विमुख होता है। पाकिस्तान की बात करें तो एक आधा पाकिस्तान, 4 प्रांतों वाला पाकिस्तान तो भारतीय जनता पार्टी से संभाले नहीं चल रहा है। भूल गए इंदिरा जी को, उन्होंने बांग्लादेश का भी नाम लिया ना, तो बांग्लादेश का निर्माण तो इंदिरा जी ने किया था।
पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अभी रजनीश जी ने भी एक सवाल किया, सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब देने में बहुत समय लगेगा। रजनीश जी एक आध बार मेरे घर चाय पीने आइए और मेरी लाइब्रेरी से मैं कुछ चुनिंदा पुस्तकें आपको भेंट करूंगा ताकि आप इतिहास का थोड़ा अच्छे से अध्ययन कर सके। दरअसल क्या हो रहा है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ करके अधूरे और भ्रामक समाचारों के आधार पर बात करते हैं। तो भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है, मैं इस प्रसंग में आना चाहूंगा जो भागवत जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो आए और यहां जिस बात को लेकर के छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जो खुशबू है भाईचारे की, उसके बारे में यहां आए, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करें। और हाथ जोड़कर हमारे जैसा आदमी तो ये भी निवेदन करता है कि यहाँ की हवा में जो महक है उसको प्रदूषित न करें, भाईचारे का जो वातावरण है वो यथावत रहे। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। कोई डर है संघ की इन बैठकों से जो यहाँ और जहां तक पर भी कहा गया कांग्रेस को भयभीत होने की आवश्यकता है। तिवारी जी, कोई डर की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए? कोई डर की बात है संघ की बैठकों से? अभी आरएसएस की भी बात की, नहीं डर की बात तो है ही नहीं। और आरएसएस से डर की बात, ये इनका इतिहास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष है। तो विजयादशमी के दिन 1925 में जब इनका जन्म हुआ था, उससे लेकर के आज तक की इनकी कार्रवाई अगर देखी जाए तो कौन सा राष्ट्र का काम किया है इन्होंने। अब मैं आपको एक अशोक कुमार पांडे की किताब दिखा रहा हूं, आप इसको जूम कीजिएगा। इसमें श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और इनके पितृ पुरुष सावरकर खुद राम और लक्ष्मण बने हुए हैं और महात्मा गांधी को रावण बनाया है। और जो बाकी चेहरे हैं उसमें सरदार पटेल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना आजाद हैं और साथ में बाबा साहब अंबेडकर हैं। तो आरएसएस पर बोलने के लिए तो घंटों मुझको कम पड़ेगा जी। ये आरएसएस से कांग्रेस को भयभीत होने की आमंत्रण आपको भी मिला है, आप जाएंगे, देखेंगे उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी चल रही है। रजनीश जी उत्तर दे दें। पाठक जी, मैं बड़ी विनम्रता से आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी का निमंत्रण स्वीकार करता हूं और उनके यहाँ चाय भी पीऊंगा, पुस्तक देंगे उसको भेंट में भी लूंगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो भारत के इतिहास है उसका 2-4 पुस्तक मैं ले जाके, शायद बड़े विद्वान व्यक्ति उनके लाइब्रेरी में हो सकता है हो और ना पढ़े हो, और यदि ना हो तो मैं भी 4-6 पुस्तकें लेके जाऊंगा। और तिवारी जी बड़े विद्वान हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी लेके जाऊंगा और आपसे आग्रह करूंगा इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि भारत का इतिहास क्या रहा है, कांग्रेस ने क्या किया है। रही बात जिस संघ की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा वो पुस्तक भी भेंट करूंगा, अंबेडकर जी ने क्या कहा वो भी भेंट करूंगा। और बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता आपके जो आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं, जो बोले हैं, बहुत सारी पुस्तक है। अभी भी मैं भी उदाहरण दे सकता हूं कि कौन कौन सी पुस्तक है, तो उन चीजों को मैं मूल मुद्दे पर लौटता हूं। चलिए, ये तो आपके उत्तर की बात हो गई। रजनीश जी, आपने विषय को एक मूल मुद्दे के ऊपर लौटता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी जब यात्रा कर रही है वो किस नाम से यात्रा करेगी? क्या ये असम के मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तय करेगा? विपक्ष अगर कोई भी मुहिम चलाता है तो क्या उसके लिए अब इस तरह की अनुमति कि हम क्या नाम रखें, कहां से शुरू करें, कहां तक ले जाएं, क्या ये भी तय करना चाहता है? और कांग्रेस ने कहा आप लोग उनकी इस यात्रा से क्यों घबरा रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं संघ की मीटिंग से क्या कांग्रेस में घबराहट है, तो वो भी आपसे पूछ रहे हैं क्या आप लोगों को इस यात्रा से कोई भय है? पाठक जी, मैंने पहले ही कहा कि सब पार्टियों का अधिकार है और ये जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रहा है। आप ही लोग प्रश्न कर रहे हैं। हम रोज समाचार तमाम बड़े बड़े नेशनल मीडिया में, आप सब बड़े चैनल हैं, बड़े मीडिया हैं, तो आप लोग के यहाँ से हो रहा है कि भारत जोड़ो का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें। तो ये तो देश की जनता पूछ रही है और मुख्यमंत्री जी से एक सामान्य प्रश्न पूछा गया, उसका उन्होंने उत्तर दिया। तो हम लोग बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं और जैसा भाषण चलेगा, जैसे जैसी यात्रा बढ़ेगी, तो हम सबको बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि शुरुआत में
आटा 22 रुपया लीटर से 40 रुपया लीटर सुनने को मिला था। बहुत सारी तिवारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें हम सबको सुनने को मिलेगी। जैसे जैसे माननीय हमारे माननीय युवा नेता देश के जैसे जैसे भाषण देंगे, आलू से सोना बनेगा, सोना से आलू बनेगा, तो ऐसे चीजें अभी हमको सुनने को मिलेगी। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाषण दें और देश के एकता अखंडता में आटा को 20-25 उदाहरण भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वो 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दे करके जिताया है, और जिस तरह से वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, जिस तरह से एलजेब्रा का गणित बता रहे हैं, वो बताने लग जाऊं तो इसी में पूरी बैठक खत्म हो जाएगी, हम लोगों की डिबेट इसी में खत्म हो जाएगी कि जिस तरह से पहले क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने और आज की परिस्थितियां क्या कह रही है अच्छे दिन के संदर्भ में, उन पर अगर चर्चा करें ना, आजकल लोगों के लिए वो हास्य का विषय बना हुआ है प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण और आज की वर्तमान परिस्थिति, तो वो ना करें। आपने मुख्यमंत्री जी का उल्लेख किया, ये बात सही है, मुझे ये कहने में संकोच नहीं, मैं तो सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा ना, मैं ध्यान से सुनूंगा रजनीश जी आपकी बात को। वसीम बरेलवी का एक शेर है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और इसलिए भूपेश बघेल जी जब ये कहते हैं कि आप अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, आप और अफगानिस्तान भी है, सबको मिला लीजिए और फिर देख लीजिए कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने जो समय पर कही है, दरअसल तिवारी जी इन बातों में, दरअसल तिवारी जी इन बातों में उस मूल आरोप के ऊपर इनका फोकस था कि विभाजन को लेकर के या टुकड़े होने को लेकर के कांग्रेस यात्रा जो है वो तो शुद्ध रूप से इस देश की समरसता को कायम करने की भावना है। इस जो महंगाई के खिलाफ जो वातावरण बना हुआ है, उससे आम जनता जो पिस रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो समरसता नष्ट हो रही है, जिसके लिए हमारा देश पूरी दुनिया में गांधी और बुद्ध के रूप में माना जाता है, जहां प्रेम का वातावरण रहा है, वो किस तरह से खलल पहुंच रहा है। ठीक है तिवारी जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा एक सवाल के साथ में। एक यात्रा किया तिवारी जी, विभाजन को लेकर जिम्मेदारी वो तय करना चाहते हैं अपने बयान से, यानी एक बार फिर से एक तरह से बीजेपी आरएसएस के आरोप को वो आगे ले जा रहे हैं। और दूसरा जो रजनीश जी कह रहे हैं, आपके पास भी एक सवाल से लौटूंगा और जवाब दीजिएगा। रजनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उत्तर भी दीजिएगा। और सीधी सी बात यह कि आप विभाजन को लेकर के जो बार बार तंज कस रहे हैं, पार्टी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, जो सीएम साहब असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो जवाब दिया गया है, उस पर भी आप अपनी बात रखें। देखिए पाठक जी, मैं बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत कम शब्दों का एक क्वेश्चन आदरणीय तिवारी जी से करूंगा और चाहूंगा कि वो इसका स्पेसिफिक जवाब दें। पहला, मैं जिस चीज़ों को पूछना चाह रहा हूं, वो बार बार अखंड भारत की जिक्र कर रहे हैं, ये भी देश में था, ये भी देश में था। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो इसका सारा श्रेय राजेंद्र तिवारी जी और उनके तमाम उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। मैं बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं माननीय तिवारी जी से कि भारत का विभाजन हुआ, उसके जिम्मेदार कौन थे? बस इसका जवाब स्पेसिफिक दे दें कि भारत 1947 में विभाजित क्यों हुआ और इसके जवाबदार जिम्मेदार कौन थे। तिवारी जी, इसका जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा, उम्मीद करता हूं देंगे। और दूसरी बात, दूसरी बात, नहीं बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के विभाजन के जिम्मेदार आपके जो नेता थे सावरकर, सबसे पहले, जिन्ना के भी पहले, उन्होंने इस बात को उठाया था 1933 में कि द्विराष्ट्र की कल्पना उन्होंने किया और एक तरफ एक गुट को ले जाने का काम किया, जिन्ना ने दूसरे गुट को ले जाने का काम क्या किया। नेहरू जी उनके फॉलोअर थे? नेहरू जी फॉलोअर थे, उसको नेहरू जी फॉलोअर थे, अरे सुनिए ना, सावरकर जी के फॉलोअर थे।
नेहरू जी फॉलोवर थे। नहीं, आप सुनेंगे नहीं तो सुनिए ना थोड़ा। नहीं, सवाल मेरी बात सुनिए जी। नेहरू जी कहां से आ जाते हैं? नेहरू जी के हाथ में था क्या? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, मैं एक भारत विभाजन को लेकर के सैकड़ों बहस हो चुकी है, सैकड़ों डिबेट हो चुकी है, और आपने उन डिबेट को देखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उससे संबंधित किताबों को पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर आपने पूछा कि स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूं तो महोदय, कांग्रेस को इस बात का गौरव हासिल है कि देश को आजादी दिलाने में केवल और केवल सावरकर के फॉलोवर थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वीर सावरकर के फॉलोवर थे क्या? आपकी पार्टी के मित्र फॉलोवर थे क्या? मैं सावरकर जी का नाम लेकर के बोलना चाहूंगा। नेहरू जी फॉलोवर थे, 1920 के पहले सावरकर के बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अंग्रेजों की जेल में जाने के बाद 11 बार माफी मांगने के बाद अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले अकेले नेता थे। रजनीश जी, एक सवाल सीधा आपके लिए भी, अगर आप बड़े कम शब्दों में बोले, ये कहा जाता है कि जब आज की समस्याओं पर या आज के किसी घटनाक्रम पर कोई बात चलती है तो बीजेपी सीधे उसको पीछे ले जाती है और ऐसी चीजों में उलझाती है ताकि आज की चीजों पर कोई बात ना हो। यही कांग्रेस कह रही है कि आप आज की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहते, आप ऐसे टॉपिक को ला रहे हैं जिससे एक तरीके से एक ऐसी बहस छिड़ जाए जो अंतहीन सी है। बहुत सीधा और बहुत छोटा, समय खत्म हो चुका है। नहीं, पीछे तो इनका पूरी तरह से काला है ना, अंग्रेजों के दलाल के रूप में ये काम कर रहे थे पुनीत जी। बहुत सारी एक दृष्टांत बताना चालू करूं तो आपका डिबेट का समय कम पड़ेगा। बहुत सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के दलाल के रूप में ये काम करते थे, जो भारत की आजादी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उन चीजों को देश आजादी के बाद भी इनको जवाब देना होगा। चलिए, फिर एक सवाल जरूर उठेगा कि इतने साल तक किसी सत्य को पढ़ाए जाने के समय तमाम नेता क्यों मौन थे। चलिए, जितना समय था आप दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। मूल प्रश्न ये, क्या इस यात्रा से या क्या इस मंथन से किसी को कोई दिक्कत है? बयान काफी कुछ अगर कहते हैं तो फिर बयान जनता सुन रही ध्यान से, और आप दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि जनता फैसला भी करती है, जवाब भी देती है, और ये जवाब कब मिलने वाला ये भी आप दोनों पक्षों को पता है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।